हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आकिब अहमद रज़ा और आज हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं आपके अपने फ़िटनेस कोच अज़मत अली और दिल्ली में द जिम एरा के फ़ाउंडर भी हैं। और ये इस इंडस्ट्री में 10 साल से करीब इनका एक्सपीरियंस है। सवाल तो बहुत कुछ हैं अज़मत भाई, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि वो क्या वजह थी जिसके वजह से क्या कारण रहे हैं जिसके वजह से आपने फ़िटनेस कोच बनने का सोचा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप इसके लिए आए हैं जी, और आपने मुझे भी टाइम दिया, मेरा भी टाइम लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वजह कुछ नहीं, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा था, बट कुछ वजहें ऐसी रही कि क्रिकेट छोड़ना पड़ा और बहुत कम उम्र में फिर हमें जिम जाने का शौक़ लग गया। मैं अराउंड 16 साल का हूँ तब। जी, तो जिम जाने लगे। हमारे एक कोच थे मनोज सर, अगर ये उन तक पहुँच जाए तो शायद वो देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, मैं आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर बीच में मैं अपने यंग एज में मुंबई चला गया, वहाँ से मैंने कुछ स्टडी भी की इसके बारे में और पढ़ाई तो खैर इसमें करते ही रहते हैं। लॉकडाउन में भी कई कोर्स किए। उसके बाद मुंबई में काम किया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा। फिर लॉकडाउन में यहाँ पर आ गए। लॉकडाउन के बाद से ये अपना सेटअप किया, इसमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। जी, हालांकि थोड़ी परेशानी भी हुई, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे, बट चीज़ें हो गई। अभी 1 साल से हम ये जिम रन कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी किया है। ओके। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो क्या ये आपने पहले बचपन से ही सोचा हुआ था या फिर बाद में ये ऐसा सिचुएशन बना जिसकी वजह से आपने फ़िटनेस कोच बनने का सोचा? नहीं, ये बचपन में तो खैर किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता जी, कि वो डिसाइड कर पाए कि उसको क्या बनना है। बट हाँ, जब स्कूलिंग पढ़ाई में मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूंगा, बट बाद में कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी, कुछ कंडीशंस ऐसे थे फैमिली के, या जैसे भी आप समझ लो। लेकिन प्यार से मेरे दोस्त जो हैं मुझे डॉक्टर बोलते हैं। जी, जी, अभी भी बचपन से डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, ओके, तो ओके, उसका उनका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू उसके लिए। जी, और वो चीज़ मेरे इस एक्सपीरियंस में, इस करियर में भी बहुत काम आई है। जी। और आप मैंने सुना है और आपने भी अभी बताया जैसे कि आप मुंबई में रहे थे, ठीक है ना, और वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और ये काम वहाँ पे किया है फ़िटनेस कोच से रिलेटेड। तो वहाँ रहने से यहाँ आकर के द जिम एरा का फाउंडेशन तक के सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन आप देना चाहेंगे फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉयबल रहा। काफ़ी नए नए लोगों के साथ काम किया और जिसका मैं जो सबसे बेस्ट टाइम था मेरा, वो मलिका शेरावत, बहुत फेमस बचपन का क्रश था, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी, जी, 21 दिन तक उनके साथ एक फ़िल्म में था मैं, ट्रेनिंग उनको, मैं पर्सनल ट्रेनर था उनका। तो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए वो सबसे अच्छा रहा। बाकी कंट्रीब्यूशन की जो बात है, मैं ही क्या, बाकी सभी फ़िटनेस कोच भी यही सोचते होंगे जी, कि मैं कोई एक ऐसा एथलीट बना पाऊँ जो इंटरनेशनली अपना देश का नाम रोशन कर सके, हमें रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि बहुत सारी अभी कमियां हैं जी, जो हमारे एथलीट हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। तो मेरा भी सपना वही है कि मैं भी वहाँ तक लेके जाऊँ और स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ जो हेल्थ और फिटनेस से जुड़ सकें। ओके। और एक मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि जिमिंग और फिटनेस में क्या संबंध है और आप लोगों को कैसे बताना चाहेंगे कि अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो उनको जिम में आने की ज़रूरत है और उन्हें चाहिए कि कुछ वक्त निकाल करके जिम में ज़रूर आएँ। इस चीज़ के लिए आप उन्हें किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है और खान पान है, अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। पर्सनल फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आजकल लूडो भी लोग हाथ से हिला के नहीं खेलते जी, सब वो अब मोबाइल तो पे, लूडो का गेम भी आ गया, वो सब टैप करके खेलते हैं। तो मुझे लगता है, और ख़ासकर अभी लॉकडाउन जो गया, जब लोग काम से ही लोग अपने चले काफ़ी लूडो खेला है उसमें। और सब अपना घर पे बैठे थे। जी, और आजकल का खान पान भी ऐसा हो गया है कि
ज़्यादा आजकल लोग हार्ट के डिसीज़ बहुत बढ़ गए हैं, किडनी और कोलेस्ट्रॉल ये सब। तो मुझे लगता है जिमिंग तो सबके लिए होना चाहिए। और फिट रहने के सिर्फ जिम भी तरीका नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप योगा करते हैं, कोई एरोबिक करते हैं, डांस करते हैं, या आप पर वीक 2-3 दिन अगर आप वॉक पे भी जाते हैं आधे घंटे के लिए जी, तो वो भी बहुत होता है। कम से कम लोग इतना तो करें, और अगर वो जिम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी सुधर जाएंगी। जैसा कि आपने योग का जिक्र किया, तो मैं योग से रिलेटेड ये बोलना चाहूँगा। हालांकि ये बहुत परंपरागत है भारत में, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो योग और जिम कैसे अलग है, और किन लक्ष्यों के साथ इंसान को जिम के लिए जो है वो आना चाहिए और जिम में दाखिला लेना चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया, सभी उनसे इंस्पायर होते हैं, मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ। जी, इस एज में वो बहुत बड़े एक इतना फिट रहने का उनका शौक़ और लोगों को जागरूक करने का फिटनेस के बारे में बहुत अच्छा उनका ये कैंपेन हमेशा रहता है। जी, तो वो बहुत अच्छा है और वो हमेशा ऐसा करें और वो खुद भी स्वस्थ रहें, मैं यही कामना करूँगा। ओके। लेकिन जो योग है, योग पारंपरिक भी है, लेकिन ये जिम्नास्टिक और ये सब चीज़ों से जुड़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब इस तरीके के बहुत खेल भी होते हैं। तो योग पूरी दुनिया में उसकी बहुत वैल्यू है। जिम से भी वो जुड़ा है, स्ट्रेचिंग पार्ट और योग पार्ट उसमें बहुत आपके मसल मोबिलिटी के लिए और अपना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत वो बेस्ट है। जी, और मेरे पास जिमिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कंपाइल किया हुआ है, जो कि डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से मैंने उठाया है, और काफ़ी कोचेज़ ने उसके आंसर देने की कोशिश किए हैं और दिए भी हैं। लेकिन कई जो क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड हैं, या फिर पूरे तरीके से क्लैरिटी के साथ उसको पेश नहीं किया गया है। तो मैंने उसको कंपाइल किया है, तो कुछ सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और दर्शक तक उस चीज़ को पहुँचाना चाहूँगा। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जिमिंग को लेकर के कई जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए। देखिए जी, हमारे खासकर हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर हर दूसरा आदमी एक हकीम है। अगर आप उसके पास किसी से भी कुछ भी पूछेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो वो कोई ना कोई आपको नुस्खा बता देगा। जी, इसी तरीके से जिम में भी लोगों ने अलग अलग नुस्खे ट्राई किए, चीज़ें की आपस में, या किसी के थ्रू उन्होंने कोई चीज़ ऐसी ली जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान और हार्मफुल चीज़ें भी देखनी पड़ी। तो मैं चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। जी, आजकल बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, बहुत सारे ट्रेनर कोच एजुकेटेड आ गए हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। आप हमेशा एक अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोच के अंडर पे आप ट्रेनिंग कीजिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरीके से हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। ओके। और बहुत सारे जो है वो सवाल रहते हैं सोशल नेटवर्किंग पे, जो मैंने कंपाइल किया है, वो आपसे एक एक करके मैं पूछना चाहूँगा, ताकि आम जनता तक, आम जो जनरल मास है वहाँ तक पहुँच पाए ये चीज़। तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या इंसान को जिम में जाते ही पहले कार्डियो करना चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब डिपेंड करता है आपके गोल पे और आपके बॉडी टाइप पे। जी, जैसे? ठीक है, अगर आप बल्क करना चाहते हैं ओके, तो आपको कार्डियो पे कम फोकस करना चाहिए। हालांकि कार्डियो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बट उस पर कम फोकस करना चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये आपके गोल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मान लो 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे हम लो कैलोरी डाइट पे होते हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो आप पहले आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद जो भी बचता है आप एब्डोमिनल वर्क कीजिए और कार्डियो कीजिए। यानी कोर पे फोकस कीजिए, उसके बाद देन कार्डियो आप जो है वो प्रीफर करेंगे। मैं एक और व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने भी रील्स में इस चीज़ को देखा था पहले, उस पर मैं भी जो है वो क्लैरिटी चाहूँगा आपका, कि लोगों में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और ये मिथ कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि वसा जो होता है, यानी फ़ैट जो एक्यूमुलेट होता है हमारे बॉडी में, उसको मसल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या ये संभव है या फिर ये ऐसे ही भ्रांति मात्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं, वो कहते हैं मैंने फ़ैट को ये कर लिया, और आम सोसाइटी में भी हमें ये देखने को मिलता है। जी,
लोग अपना पेट दिखा के बोलते हैं ये मैं उसको ऊपर चढ़ा दूंगा और ऐसे चेस्ट बना लूँगा, वो कि जो कि पॉसिबल नहीं है। जी जी। फैट जो है वो फैट है, फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो साइंटिफिकली है। और फैट को आप सिर्फ बर्न कर सकते हैं और मसल्स को आप नए बनाने पड़ेंगे। फैट को आप बर्न कर सकते हैं, बॉडी में से कम कर सकते हैं, उसको मसल नहीं बना सकते। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। और एक स्वस्थ इंसान जो होता है, जिसे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको दिन में कितने बार, सप्ते में कितने बार जो है वो वर्कआउट करना चाहिए, कितने दिन? देखिए, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है, तो 4 दिन आपके लिए बहुत है। 4 दिन आप वर्कआउट कीजिए, 1 से 1.5 घंटे तक आप वर्कआउट कर सकते हैं। वैसे तो 45 मिनट इनफ होता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक आप कर सकते हैं। जी, अच्छा। 4 दिन भी अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जी जी। बाकी बहुत सारी चीज़ों से फिट रहेंगे। और एक चीज़ जो है वो बारह सुनने को मिलता है कि सुबह में वर्कआउट जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इवनिंग के मुताबिक, तो इस पे आपका क्या राय है कि सुबह में जो है वो वर्कआउट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर इवनिंग और सुबह में जो है, यानी कि मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों बराबर ही है, जैसे कि कभी भी आप वर्कआउट कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, आपको वर्कआउट करना चाहिए। आप चाहे इवनिंग में कीजिए, दोपहर में कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, आपको जब भी टाइम मिलता है जब भी कीजिए। लेकिन मेरी पर्सनली जो मैं एक राय आपको देना चाहूँगा, सुबह का वर्कआउट सबसे बेस्ट होता है। उसमें आप चीज़ें, आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, एक तो टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे हाई होता है जी। एक मेल हार्मोन उस टाइम पे हाई होता है। उस टाइम पे आप ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आप मसल बिल्ड कर पाएंगे। प्लस उसके बाद की जो दिनचर्या रहेगी वो आपकी हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी, डाइट आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, आपके जो बाकी के काम है इवनिंग के, वो आप कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे, वो आप आराम से निपटा सकते हैं। आपको मार्केट जाना है, फिल्म देखने जाना है, बच्चों को घुमाना है, तो आप मॉर्निंग में वर्कआउट करके फ्री हो जाइए। जी। मैं अभी एक इससे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा था कि एक हेल्दी इंसान को कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए हफ्ते में, उससे रिलेटेड एक सवाल है कि अभी हमने बहुत ही एक दुखद घटना को जो है वो एक्सपीरियंस किया है। एक कॉमेडियन जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन थे, राजू श्रीवास्तव, उनका अभी देहांत हो गया है। तो उस पे आपका क्या कहना है कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, कार्डियक से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, उसमें इंसान को किस तरीके से जिम को देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रेस्ट इन पीस उनको कहना चाहूँगा। जी। राजू श्रीवास्तव बहुत कॉमेडियन, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देख के जी, काफ़ी आज लोग भी उनसे हंसते हैं, अभी भी हंसते जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन जब भी किसी की ऐसे मौत होती है, या तो वो चाहे बॉडी बिल्डर है या कोई भी है, तो लोग जिम को या उस प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वेंटिलेटर जो है वो इसलिए बनाया गया है कि उस पर लोगों की जान बचाई जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग उसी पे मरते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है। ओके। जिसकी मौत आनी है, जैसे आनी है, हार्ट अटैक लोगों को ड्राइविंग करते भी आता है, सोते में भी आता है जी। तो किसी को कार्डियो के टाइम पे आ गया और किसी को वर्कआउट के टाइम पे आ गया, ये सब होता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर, कोई भी आप इंसान हो, उसकी मौत होनी है, किसी न किसी वजह से होनी है। तो किस तरीके का जो है वो प्रिकॉशन की ज़रूरत है? अगर आपके पास कोई हार्ट का पेशेंट आता है और वो अपने कॉम्प्लिकेशन को बताता है कि मुझे ये डिजीज़ है, ठीक है, तो फिर उसका किस तरीके से आप केयर करेंगे और किस तरीके का प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए? क्या इसको जो है वो जा कर के पहले कोच को बताना ज़रूरी है जब आप एडमिशन ले रहे हो, है ना, या फिर कोच का ये दायित्व तो बनता है कि वो उससे पूछे और फिर उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग कराए? अब देखिए, ये तो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो हमारा है, जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, शायद मैं फ़ोटो भी आपको दे दूँगा, आप लगा दीजिए। उसमें नीचे लिखा रहता है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, उसको मेंशन कर दीजिए जी, ताकि हमारी नॉलेज में रहे कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन जो हार्ट पेशेंट की आपने बात की, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है डाइट फॉलो करना। उनको एक अच्छा खाना, क्लीन खाना खाना ज़रूरी है। दूसरा, वर्कआउट करना। हैवी वर्कआउट वो ना करें। उनको चाहिए कि वो थोड़ा साइकिलिंग करें, कार्डियो करें, उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी होती हैं, और स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, थोड़ी मोबिलिटी का वर्कआउट करें। ज़्यादा वो हैवी वेट वर्कआउट नहीं कर सकते। जी। और एक क्वेश्चन जो है वो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाइप भी है, और आज देख पा रहे हैं कि जिस तरीके का दिनचर्या लोगों का हो चुका है, एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसके वजह से ओबेसिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है लोगों में। काफ़ी ओबेस लोग आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो फैट बर्न का जो है वो कैलोरी से क्या संबंध है? कैलोरी बर्न करने से क्या संबंध है? देखिए, बहुत ये ओल्ड स्कूल समझो या बेसिक समझो, बहुत पहले इस बारे में स्टडी हो चुकी है जी।
कि अराउंड 3500 से 3700 इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जी। कैलोरी का 1 पाउंड वेट होता है अराउंड 454 ग्राम के करीब। तो अब ये प्रोसेस सीधा सिंपल यही है बेसिक, कि आप जितना कैलोरी खाते हैं ओके। उतना आपको बर्न करना है, और अगर आप उससे ज़्यादा बर्न करेंगे तो फैट लॉस हो जाएगा, और अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे, और उससे ज़्यादा आप इनटेक करते जाएंगे तो फैट स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसको खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ओके। बॉडी से उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी मच रिलेटेड, है ना? Correct. कि आपको अगर फैट बर्न करना है तो यू हैव टू बर्न कैलोरीज। यस यस। ओके। एक चीज़ जो है वो काफ़ी चलता है, मैं देख रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे ये लगा, इसलिए मैंने इसको स्टोर किया। मैं ये देखता रहता हूँ, रील पे भी देखता हूँ कि आपको लव हैंडल कम करना है तो ये एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना? यहाँ का फ़ैट कम करना है तो ये एक्सरसाइज कर लीजिए, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज लोग बताते रहते हैं डिफरेंट जगह के फ़ैट को बर्न करने के लिए। तो ये शायद टेक्निकल भाषा में इसको स्पॉट रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्पॉट रिडक्शन क्या संभव है, या ओवरऑल फैट जो है वो श्रेड होता है एक्सरसाइज के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी साइंटिफिकली रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जो फैट बर्न होगा वो सब जगह से होगा, फेस से भी, हाथ से भी, एब्डोमिनल से, सब जगह से। ऐसा नहीं कि आप स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दैट मीन कि यू वांट टू बर्न द कैलोरी और बर्न द फैट, तो ऑल ओवर फैट घटाना पड़ेगा एंड यू हैव टू हिट द जिम। करेक्ट। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न जो है, क्योंकि महिलाएं हमारी जो हैं वो 50% पॉपुलेशन है और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो उनके तरफ से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनका बॉडी जो है वो बल्की हो जाएगा, तो ये कहाँ तक जो है वो ट्रू है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जो भी वीडियोस देखती हैं, मैं खासकर महिलाओं से जी कहना चाहूँगा, आप जो भी वीडियोस देखती हैं या किसी भी महिला बॉडी बिल्डर को देखती हैं, वो आप उतने बड़े मसल्स बनाना एक नॉर्मल महिला के लिए पॉसिबल नहीं है। वो अलग से हार्मोन इनटेक करने पड़ते हैं। ये मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये लोग बताते नहीं हैं, बट मैं आज आपको सारे ही सीक्रेट्स खोल दूँगा। लाइक दे हार्मोन्स अलग से इनटेक करने पड़ते हैं। ओके। दे टेक जो आपके नॉर्मल एक वुमेन के हार्मोन्स होते हैं, उसमें वो मसल्स नहीं बिल्ड हो सकते। बॉडी लीन हो जाएगा, शेप में आ जाएगा। आप जितना मर्जी वर्कआउट करो, जितना अगर आपको हैवी वर्कआउट का शौक है आप वो भी कीजिए सेफ्टी के साथ। दैट मीन्स कि आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये मिसकॉन्सेप्शन मात्र है। करेक्ट। अच्छा, एक ये है कि लोग जो है वो डिफरेंट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन सी कि जिम में जो है वो डिफरेंट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन बिटवीन वर्कआउट के लिए, जैसे कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है और वर्कआउट के दौरान कुछ पीना चाहता है फॉर एनर्जी इनटेक और व्हाटएवर, तो वो किस तरीके का ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकता है? आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं वैसे मार्केट में। जी। BCAA, EAA, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं सूट करती हैं। तो मैं जो पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं BCAA, एक अच्छी कंपनी का, उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए। जी। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो पानी है। आप यहाँ पे सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा, BCAA से आपका क्या मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब BCAA क्या है, दर्शकों को ये अगर मैं बहुत सारे टेक्निकली उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं दर्शकों को जो समझ में आ जाए वो बताता हूँ। जी। जैसे लोग ग्लूकोज पीते हैं, ORS पीते हैं, वो उसका अल्टरनेट है। ग्लूकोज और ORS में कार्बोहाइड्रेट और शुगर भी होता है, वो प्योरीफाई होता है। बस आप इतना समझ लीजिए, उसमें कुछ अमीनो एसिड्स ऐड होते हैं। ठीक है, आप जवाब पे लौटें, बोलिए। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले सफिशेंट वाटर कंज्यूम कीजिए, और नेचुरल जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, जूसेस हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, ये सब पे आप स्विच करिए। और अगर आपको कुछ लेना है जी, तो दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लूकोज और ORS। जब हमने शुरू किया था तो हम ज़्यादातर ORS पे फोकस करते थे, और ORS भी नहीं परचेज़ कर पाते थे तो चीनी और नमक का थोड़ा सा घोल करके वो पी लेते थे। ORS विच इज़ जनरली यूज फॉर रिहाइड्रेशन। करेक्ट। तो ओके बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो ये है क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आपकी पेशेंस लोगों में ख़त्म होते जा रहा है, तो एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए कितने महीने की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और किन आयामों पे निर्भर करता है, कि किन चीज़ों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उसका एक अच्छा फिजिक बन जाएगा और इतने महीने में वो बना सकता है।
इसको हम फेजेस में डिज़ाइन करते हैं। तो जो पहला फेज़ होता है वो लर्निंग पॉइंट पे रहता है, जो बिल्कुल बिगिनर होता है 3 मंथ्स, जिसमें वो सीखेगा, हालांकि उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। फिर दूसरा इंटरमीडिएट के अराउंड होता है 6 मंथ तक का दूसरा फेज़, और तीसरा फेज़ होता है 9 मंथ तक का, मतलब 3-3 महीने में इसको हमने डिवाइड किया है। ओके। तो मुझे लगता है अगर किसी ने 9 महीना 9 मंथ्स इफ़ यू डू कंसिस्टेंट वर्कआउट, तो आपके जो भी गोल हैं आप अराउंड उसके आसपास आ जाएंगे। 9 मंथ्स आपको कंसिस्टेंट चाहिए, और उसके ऊपर जब एक्सपीरियंस जाएगा तो फिर वो मसल बिल्डिंग का एक प्रोसेस है जी। जो आपकी बॉडी हार्मोन्स और आपकी ऑल ओवर डाइट और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बट 9 महीने में एक अच्छा फिजिक्स आप बना सकते हैं। मतलब एक बिगिनर आता है तो नेचुरली आप जो है वो 9 महीने में क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छा फिजिक। ओके। और एक इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि फोकस हो ना, क्योंकि पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन चाहिए, जिमिंग आप कर रहे हैं उसमें भी कंसंट्रेशन चाहिए, तो फोकस, अच्छा डाइट, अच्छा ट्रेनर, ये तीनों का जो है तालमेल कितना ज़रूरी है और कितना जो है वो मायने रखता है ये तीनों चीज़? देखिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि सलमान खान का भी मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि 20% एक्सरसाइज एंड 80% डाइट है ना, इस पे डिपेंड करता है आपका एक अच्छा फिजिक। तो आप बताएं कि कितना सच्चाई है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता जी। हूँ। ये भी सच्चाई है इसमें कि 30% अराउंड वर्कआउट और 70% ऐसा बोलते हैं। ऐसा ये कोई पैरामीटर नहीं है, फिक्स पैरामीटर। ओके ओके। आपको दोनों चीज़ें ही बराबर करनी पड़ेगी जी। अगर आप फोकस की बात करते हैं तो मुझे लगता है वर्कआउट में सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। आप 1 घंटा जितना भी देर आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें आप फोकस कीजिए अपना फेवरेट म्यूज़िक से या जैसे भी आप करते हैं जी। अदरवाइज़ अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको क्लीन खाना खाना है, आपको न्यूट्रिशन खाना है। आप जो खाते हो उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना आपको सोचना है, दैट्स इट। और कोई इसमें बोझ की बात क्लीन फूड लाइक जैसे कि लो कार्ब, जैसे हाई नहीं लो कार्ब और ये सब इस पे मैटर नहीं करता। आपको कार्ब, फैट सब चीज़ चाहिए, प्रोटीन सब कुछ चाहिए। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप जंक फूड कितना खा रहे हो या क्यों खा रहे हो। दूसरा, आप क्यों मसालेदार खा रहे हो, ऑयली क्यों खा रहे हो, बेबाक का ऑयली या बटर या ये सब चीज़ें कितनी क्यों खा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में इसको मुझे लेना है, दैट्स इट। मतलब फूड और न्यूट्रिशन जो है वो राइट अमाउंट में जो आपको है सिर्फ थोड़ा सा फिगर आउट करना है, बैलेंस कि आप जो भी खाते हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जी, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें आप खुद क्लियर कर लेंगे। ओके। और अजमत भाई, कई लोगों की ये शिकायत होती है जो कि आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं जिम काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उन लोगों का? अगर आप रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे, मन चाहे रिजल्ट नहीं ले पा रहे, तो आपको या तो आपकी ट्रेनिंग में कमी है या आपकी डाइट में कमी है, आपकी किसी न किसी चीज़ में कमी है, आप उसको फिगर आउट कीजिए जी। और जिस तरीके से मैंने अभी इससे पहले आपका जो जवाब दिया था उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कब कहाँ फोकस करना है जी, किन चीज़ों को माइंड करना है, तो आप एक अपने गोल के अराउंड पहुँच सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर एक अच्छा फिजिक चाहिए तो राइट फूड, राइट एक्सरसाइज और एक अच्छा कोच और फोकस, है ना, इसकी और ये सब ज़रूरत है। डिपेंड करता है माइंडसेट पे। ठीक आपने है। एक बार और माइंडसेट पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि आप जाते हो जिम में तो वहाँ के ट्रेनर हैं या फिर कोच है, वो बोलते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपके नज़र में क्या कि पर्सनल ट्रेनिंग लोगों को लेना चाहिए? देखिए, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ जी। तो ये मेरा बिजनेस भी है, मेरी रोज़गार भी है। तो सभी ट्रेनर्स के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अच्छा काम कीजिए। और बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि पर्सनल ट्रेनिंग आप ज़रूर लीजिए, आप बार्गेनिंग कीजिए, रिजनेबल कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन कम से कम 3-4 महीने शुरू में आप पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप चीज़ों को सीख पाएँ, मसल की ट्रेनिंग करना सीख पाएँ। ओके। कितना वेट और कितना लेना है, किस तरीके से करना है, ये आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप उसके बाद चाहे आप उसको नहीं लीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। जी। और अगला प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को लेकर के कि वो काफ़ी जो है वो कॉस्टली भी है और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं और ट्रेनर, कोच या फिर कहीं भी बॉडी बिल्डर जो है उसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं और इट इज़ मोर और लेस सेफ कि प्रोटीन और वेट गेनर, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं और इंसान को कब लेना चाहिए, उसको कब शुरू करना चाहिए? ये जिम ज्वाइन करते शुरू कर देना चाहिए या फिर कुछ वक्त लेकर के उसको लेना चाहिए, और क्या प्रोसेस है उसका? देखिए, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाऊँगा नहीं जी। वो फिर
लोगों को समझाने के लिए बहुत बड़ा वो एक कन्वर्सेशन हो जाएगा। कई तरह के प्रोटीन होते हैं, तो मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। कुछ नॉन वेज भी होते हैं, कुछ जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो वाले प्रोटीन होते हैं जी। कुछ आजकल वेज वाले आ गए हैं जो प्लांट से बनाए जाते हैं। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पचा सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं। जी। दूसरा आई बात वेट गेनर की, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि वेट गेनर, पर्सनली मेरा व्यू है, आप वेट गेनर मत लीजिए तो अच्छा है। ओके। आप वेट गेनर में वही चीज़ें होती हैं जो खाने में होती हैं। तो अगर आप खाना ही नहीं खा पाते तो फिर तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट इस मतलब है कि रिप्लेसमेंट ऑफ फूड। तो क्या वेट गेनर का आपने अगर मना किया है तो वेट गेनर का कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है, या फिर आपने इसलिए मना किया है क्योंकि फूड में अवेलेबल है? और जो लोग साइड इफ़ेक्ट्स किसी चीज़ का नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स तब होता है जब आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते। ओके। और इसमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके पीछे लिखा होता है। हर कंपनी अपना एक पीछे कोटेशन उसमें देती है कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है। सफिशेंट वाटर आपको उसमें कंज्यूम करना है, वो बहुत ज़रूरी है उसको डाइजेस्ट के लिए। जी। और अगर आप खाना नहीं खाते तभी उसको लीजिए। अगर आप खाना उतना कैलोरी उतना कार्ब खाने से खा सकते हैं तो वेट गेनर न लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको प्रोटीन पे आप स्विच करिए। प्रोटीन आप ले सकते हैं। ओके। ठीक है। अगला सवाल जो है वो ये है कि एब्स को लेकर के, एब्स सारे नौजवान जो चाहते हैं कि उनके 6 पैक एब्स हों, तो एब्स और फ्लैट टमी के बारे में आपका क्या राय है? क्या ओपिनियन देना चाहेंगे आपकी, किस तरीके से उसको क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? ये भी बहुत बिल्कुल बेसिक सिंपल फंडा है। जी। एब्स का मतलब है कि आपको 12% से फैट परसेंट से नीचे आना होगा। 12%? और हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा डाइट फॉलो करना होगा, वर्कआउट उस तरीके से करना होगा। जी। लेकिन एब्स जो है आप हमेशा मेंटेन नहीं रख सकते। हमेशा आप जब भी मेंटेन रख सकते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं डाइट को लेके और ट्रेनिंग को लेके। जी, यानी कि डाइट रोल प्ले करता है एब्स में। ओके। ठीक है। और अगला सवाल जो है वो स्लीप पैटर्न को लेकर के है मेरा, कि स्लीप पैटर्न जो है वो स्लीप का अच्छा होना, एक साउंड स्लीप लेना कितना ज़्यादा आवश्यक है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में? यानी कि अगर आप जिम कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या जनरल फिटनेस के लिए कोई इंसान कर रहा हो, उसके लिए स्लीप कितना मायने रखता है? एक अच्छा स्लीप, और कितना घंटा जो है वो सोना चाहिए एक? अगर आप ये तीनों चीज़ भी नहीं करते, जी। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हो या सिर्फ जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। जी। माइंड की शांति के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए। और कैलोरी बर्न करने का जो प्रोसेस है, बॉडी का जो रिकवरिंग का प्रोसेस है, वो सोने में, स्लीपिंग टाइम पे ही होता है। तो 6 से 8 घंटा तक सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीनेजर हैं तो 9-10 घंटे भी सो सकते हैं। और सप्लीमेंट का जो मसला है कि सप्लीमेंट लेना जो है वो ज़रूरी होता है, और किस तरीके के सप्लीमेंट चाहिए होते हैं? जैसे मल्टीवाइटामिन लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, मल्टी मिनरल्स, विटामिन D3, है ना, और भी बाकी सप्लीमेंट है जैसे क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, काफ़ी जो है वो ज़्यादा उसका जिम में ये है हाइप। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है क्रिएटिन को या फिर बाकी सारे सप्लीमेंट्स को? देखिए आप, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जी। सप्लीमेंट्स का मतलब है रिप्लेसमेंट फूड का। अगर आप खाना नहीं खाते, अब अगर आप खाने से नहीं न्यूट्रिशन दे पाएंगे बॉडी को, तो आपको सप्लीमेंट पे स्विच करना होगा। ये डॉक्टर भी सजेस्ट करता है, लिखता है बाकायदा, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, सब। ये एक बेसिक बात है, इसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खाने से पूरा कर सकते हैं तो खाने से कीजिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी है, खाना इस तरीके का है, तो आपको इसलिए स्विच करना होता है सप्लीमेंट्स पे। लेकिन सप्लीमेंट्स जो है वो आपको कितना, कब, क्यों लेना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से सबको बता देता हूँ। सप्लीमेंट्स आप जो भी कंज्यूम करते हैं या जिस तरीके से भी लेते हैं, आपको एक बेसिक रूटीन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी है या नहीं। जी। 2-3 चीज़ें बेसिक होती हैं, प्रोटीन, कार्ब, गुड फैट, कैलोरी, आप जो रोज़ कंज्यूम करते हैं जी। वो आपको कितनी चाहिए, एक बार वो फिगर आउट कर लीजिए, या किसी भी डाइटिशियन से या किसी फिटनेस अच्छे कोच से आप वो पूछ लीजिए। उसके बाद D3 है, विटामिन C है, मल्टीविटामिन है, ये सब क्यों लेनी है उसकी आपको वजह पता होनी चाहिए। जी। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे या फिर डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो मैगी खाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसका नाम देते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइट मेंटेन करके भी आप जो है वो बना सकते हैं अच्छा फिज़िक।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाम लीजिए। नाम नाम तरुण गिल साहब हैं, उनका मैंने खुद रील देखा था, और भी कई बॉडी बिल्डर हैं जो ऐसा करते हैं, वो अकेले नहीं हैं। जिनका आपने नाम लिया, तरुण गिल जी बहुत पुराने हैं इस चीज़ में, जी। और वो बहुत बड़े एक, मैं क्या बोलूँगा, कंटेंट क्रिएटर हैं। ओके। तो कंटेंट क्रिएटिंग एज अ डिफरेंट थिंग एंड बॉडी बिल्डिंग फिटनेस हेल्थ एज अ डिफरेंट थिंग। ओके। आप जो भी वो करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें सब पता है। वो सिर्फ वीडियो को चलाने के लिए करते हैं, व्यूज़ पाने के लिए करते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें कोई वो ना को, उसमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं है। वो नॉलेज करते हैं, वो सब तो बेकार आप ये कहना चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर और दूसरी चीज़ होती है एक बॉडी बिल्डिंग, तो दोनों में डिफरेंस होती है। एंड यू आर सेइंग कि जो भी बॉडी बिल्डर है वो ऐसा कर रहा है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा कोई उसका रिश्ता नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं यूथ जी। वो जो भी करते हैं वो सिर्फ वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कहते हैं। आप भी उसको एंटरटेनिंग पर्पज़ से ही देखें। वो जो भी करते हैं शायद उनको सूट करता होगा, लेकिन मैं ये मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि वो आपको सूट नहीं करेगा, जो भी वो आपको बताता है। ओके, क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को मैं डिफरेंट ऑयल्स इस्तेमाल करते हुए भी देखा है कि वो लोग स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए, लाइक यहाँ पे आर्म्स पे हो जाते हैं, है ना, और भी बहुत जगह स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, और लूज स्किन, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ स्ट्रेच मार्क आते क्यों हैं। जब आप बहुत ज़्यादा फैट लॉस करेंगे, अगर आप बहुत फैटी हैं और आपकी स्किन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, एक्सपैंड, अब उसके पीछे से आप फैट निकाल देंगे तो वो वापस आ जाएगा, बिल्कुल, बट वो थोड़ा लटकेगा। उसको एडजस्टमेंट होने में आपको स्ट्रेच मार्क आता है, एक ये वजह है। दूसरा, जब आप स्किनी होते हैं और आप गेन करते हैं, एक नेचुरल टाइम में गेन करने से ज़्यादा आप फास्ट प्रोसेस पे गेन करते हैं, जो 6 महीने में होने वाला था वो 3 महीने में करते हैं जी। एक तब स्ट्रेच मार्क आता है, क्योंकि स्किन को उतना टाइम नहीं मिलता स्ट्रेच होने का, आप उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करते हैं। और उसकी रिकवरी के लिए मैं आपको बताऊं, नारियल ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल बेस्ट है। उससे 20 से 25% तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। बाकी तो उसका ट्रीटमेंट वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ही करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो मेरे भी दिमाग में था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, जो स्ट्रेंथ का हम लोग जिस ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी बोला जाता है उसको, तो वेट ट्रेनिंग से जो है वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी घटती है? और फ्लेक्सिबिलिटी घटती है, और दूसरी बात यह है कि मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन से एक्सरसाइज किए जाने चाहिए? अगर आप बिल्कुल वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी आपकी अपनी भाषा में समझते हो, ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप 5 से 7 मिनट उसको स्ट्रेच नहीं करते मसल को, जी, रिलैक्स के नहीं करते, या उसके साथ कुछ योगा नहीं करते, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा हार्डनेस फील होगा जी। और वो ज़्यादातर लोगों को कुछ ऐसे चलने का शौक़ होता है, वो अपने आप को ना ऐसे हार्ड दिखा के चलते हैं, खासकर ये मैंने दिल्ली में देखा है, नॉर्थ साइड में। अच्छा, लेकिन जी। और आपने जो दूसरी बात कही, मोबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट है स्ट्रेचिंग और योगा एंड स्ट्रेचिंग, ये बेस्ट जो है वो ज़रूरी है। और अगला क्वेश्चन है कि जो सोरनेस होता है, जैसे एक्सरसाइज किया किसी ने, अब अगले दिन जो है वो दर्द से बेचारा परेशान रहता है और कहता है कि सोरनेस हो गया, तो सोरनेस से बचने के लिए कौन से उपाय हैं और क्या किया जाना चाहिए सोरनेस से बचने के लिए? क्या एक्सरसाइज के बाद जो स्ट्रेचिंग होता है उसका महत्व है इसमें, सोरनेस से बचा जा सकता है, या फिर कोई सप्लीमेंट या फिर कोई ऐसा उपाय जिससे वो सोरनेस उसको ना हो, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज से ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है? ये सारे क्वेश्चन। सोरनेस होना नेचुरल है, नॉर्मल है, उससे घबराइए नहीं। जब भी आप मसल बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में, जिम में क्या होता है, जब भी आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो मसल थोड़ा से टीयर होते हैं और वो वापस रात को रिकवर करते हैं। यही प्रोसेस है मसल बिल्डिंग होने का। ओके। और इस एक प्रोसेस में आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, मसल सोरनेस उसको बोलते हैं, और वो नॉर्मल है, किसी को भी होता है, सबको होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये रेगुलर, अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है जी, 24 घंटे, अगर आप लेग ट्रेनिंग करते हैं, बड़े मसल ट्रेनिंग करते हैं, वो 48 घंटे तक का रिकवरी टाइम ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो न्यूट्रिशन में कमी है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये रेगुलर जो है वो होना ठीक है, या एक अंतराल के बाद ये ठीक हो जाता है? कुछ समय के बाद ये जी ठीक हो जाता है, फिर होना बंद हो जाता है। और अगर ये होना बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये साफ सिग्नल है कि आपकी बॉडी उसके लिए यूज्ड हो गई है।
मतलब अभी muscle या तो repair उसको हो रहा डिफरेंट तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है, जी। या आपको थोड़ा सा वेट जो लिफ्ट करते हैं आप उसको थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोरनेस होना से ही आपका जो मसल बिल्डिंग है वो प्रोसेस होता है, और वो पता चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको 24-48 घंटे से ज़्यादा हो रही है, 2 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो न्यूट्रिशन में कमी है। आपकी रिकवरी करने के लिए बॉडी में सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन का इंटेक और प्लस कंटिन्यूटी सोरनेस को धीरे धीरे जो है वो ख़त्म कर देता है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए क्या जो ट्रेनिंग होता है उसमें डिफरेंस होता है, या फिर दोनों एक ही तरीके से ट्रेन किए जा सकते हैं? कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम है। ओके। सिर्फ महिला की बॉडी और एक पुरुष की बॉडी में ये गॉड के क्रिएशन है, उसको डिफरेंट बनाया गया है, सिर्फ वो भी 5% का फ़र्क है। महिला के और मेल एंड वुमेन के थोड़े से हार्मोन्स का डिफरेंस है बीच में, और महिला में थोड़ा सा फैट, एसेंशियल फैट ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिविटी के लिए। दैट्स इट, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं। अच्छा, और महिलाओं की बात आई है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं रखना चाहूँगा कि वी नो कि पैट्रियार्कल सेटअप है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हर जगह, मतलब मोर और लेस, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इस पैट्रियार्कल सेटअप में आप महिलाओं के जिम के लिए क्या आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, और उसके लिए क्या तैयारियाँ की हैं आपने? देखिए, मैं समय समय पर ऑफ़र निकालता हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए भी निकालता हूँ, और एरिया में काफ़ी जिम है, जहाँ पर मेरा जिम सेटअप है, ये वज़ीराबाद में संगम विहार में, इसके आसपास काफ़ी जिम है, बहुत सारे, मतलब 20-25 जिम है। और जी बिल्कुल, हाँ। बट मैं ये गारंटीड मैं ये बात बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा महिलाएं हमारे पास आती हैं वर्कआउट करने, हमारे जिम में आती हैं, और इसकी वजह यही है कि मैं स्पेशली उन पे ध्यान देता हूँ, नए नए उनको ऑफ़र निकालता हूँ, अलग से उनको स्पेशल फील कराता हूँ। जैसे कि अभी हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो केक कटवाया था वो महिलाओं से ही कटवाया था, तो मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ हम भी कहीं खड़े होते हैं। कई बार उनको कई चीज़ों में, हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, कई चीज़ों में ना उनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता जी बिल्कुल, किसी तरह की चीज़ों में, तो मैं हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देता हूँ बहुत तरीक़ों से उसके लिए। तो इसको आसान बनाने के लिए और क्या क्या उपाय आप सजेस्ट करेंगे? बाकी भी जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, और बाकी भी जो ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं, जिम ओनर हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे महिलाओं के जो कंट्रीब्यूशन है और महिलाओं का जो एडमिशन है उसको बढ़ाया जा सकता है इस फील्ड में? सबसे ज़रूरी तो मैं सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ही बोलूँगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है। बिल्कुल, कोई शक अगर वो खुद चाहेंगी तो उनको कोई नहीं रोक सकता जी। ठीक है, अगर वो खुद से फिट और हेल्दी रहना चाहती हैं, कहीं भी किसी भी जिम में वो जा सकते हैं। और बाकी प्रोफेशनल से मैं ये एक सजेशन दूंगा कि उनको और अच्छे से ट्रीट करें, डिस्काउंट उनको दें और प्रोत्साहित करें अलग अलग तरीक़ों से। और एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूँगा, जो हमारा फील्ड है, कई बार हमें वर्कआउट करवाते में, उनको सिखाते में कई बार हमारा मजबूरी बन जाता है छूना या सिर्फ एक फिंगर से टच करके बताना कि आप इस मसल की ट्रेनिंग कर रहे हैं या इस तरीके से आप करते हैं। बहुत ज़्यादा उसको प्रोफेशनल रखिए। किसी भी महिला को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने उसको गलत तरीके से छुआ है या जो भी है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं भी कई बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ तो लोग पर्सनली मेरे को मैसेज करते हैं, दोस्त यार कि ये वो, तो लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारी महिलाएं हमारे जिम में, वो टच जो उसको इनसिक्योर फील कराए, बिल्कुल भी ऐसा वो अवॉइड करना। हाँ, थोड़ा सा और एक ट्रेनर हरासमेंट टाइप नहीं लगना चाहिए। एक कोच को ऐसा सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है उसको टच हैंडल करना है। बिल्कुल सही, वो मजबूरी है हमारी। जी, और हम लोग जो है वो इस इंटरव्यू के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टेरॉइड से रिलेटेड एनाबॉलिक्स। तो एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल कब किया जाता है और दरअसल में ये है क्या? और कभी कभी देखते हैं कि जनरल फिटनेस के लिए भी कोई इंसान अगर कर रहा है तो एनाबॉलिक्स का इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, तो क्या उसे करना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स या इस इंडस्ट्री में जिसे जाना है उसे करना चाहिए इसका इस्तेमाल? आप क्या सजेस्ट करोगे? स्टेरॉइड्स जो हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो ड्रग्स हैं, डिफरेंट डिसीज़ में उनको यूज़ किया जाता है। उसी का मिसयूज़ करके बॉडी बिल्डिंग में उसको मिसयूज़ करते हैं, अपने आप को इन्हेंसमेंट जिसको बोलते हैं, इन्हेंस करके एक्स्ट्रा बॉडी बना लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी बना लेते हैं जी। और ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ 80-90 साल से ऐसा हो रहा है जी। और इसको कई देशों ने बैन भी किया है, इलीगल भी किया है। बिल्कुल, कई जगह पे ये इलीगल है, लेकिन
मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी इसको प्रमोट नहीं कीजिए, ना इसको हर किसी को लेना चाहिए। अगर आपको लेना है, मैं अगर आपको पर्सनली आपको राय दूँगा, आप किसी भी तरह का कोई चीज़ अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो तब पड़ती है जब आप प्रोफेशनल हैं। जी। अगर आपको स्टेज कॉम्पीट करना है और आपको लगता है कि आप उसके लिए कैपेबल नहीं हैं, तब आप एक डॉक्टर, एक फिटनेस ट्रेनर, एक अच्छे से उससे पता कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं उतना सफिशिएंट या उतना बिल्ड नहीं क्यों कर नहीं हो पा रहा। मतलब आप दरअसल कहना चाहते हैं कि अगर आपको compete करना है ना, स्टेज पे जाना है, आप उस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, और उसमें उसको एक दिखाने बहुत बड़ा वो प्रोसेस है, सब लोग उसको फॉलो नहीं करते, खासकर दिल्ली में ये तो बिल्कुल कल्चर है। के। जी। जहाँ मैं 1 साल के बाद कह रहा हूँ, हाँ। वहाँ दिल्ली में 3-3 महीने में तैयार करके कंपटीशन खिला देते हैं। जी। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो 1 साल 1.5 साल नेचुरली आप अपनी जितना बिल्ड अपने आप को कर सकते हैं करिए। उसके बाद अगर आपको कुछ कमी लगती है कि मेरे अंदर ये कमी है, जी। फिर उस कमी को दूर करने के तरीके होते हैं, और तरीके जब मिल जाएंगे आपको। मतलब आप प्रीफर करेंगे कि लोग जो है वो नेचुरली बिल्ड करें, अपने आप को पुश करें, ना कि स्टेरॉइड के जो है वो ट्रैप में पड़े। ओके। और लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप यहाँ पे ट्रेन करा रहे हैं लोगों को, और काफ़ी तारीफ़ सुनी है आपकी। आपकी जिम भी जो है वो अच्छा खासा क्राउडेड रहती है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने जो है वो आज तक कोई कंपटीशन क्यों नहीं खेला? इसके पीछे का क्या रीज़न रहा होगा? हालांकि आपने अभी ओवरऑल जो है वो गुड फिजिक का अवार्ड भी जीता है ज़ेरो क्लासिक्स में, लेकिन कोई बड़ा कंपटीशन क्यों नहीं आप खेल पाए? ऑल ओवर फिटनेस का, हाँ, वो जीता था, उसके लिए बहुत थैंक यू। जी। बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट छोड़ने की वजह थी एक बहुत बड़ा, यहाँ पे चोट लग गया था, बहुत बड़ा मार गया। अच्छा। ओके। तो जो उस टाइम के हमारे गुरुजी थे, कोच थे, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि मनोज। तुम कॉम्पीट, हाँ मनोज जी शायद, कि तुम कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, ये डिफेक्टेड है एक तरह से, मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब या तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको फर्स्ट राउंड में हटा देंगे, अच्छा अच्छा। या फिर आप हैंडीकेप कैटेगरी में खेलोगे, तो वो मुझे करना नहीं है। बट आजकल क्या हो गया है, आजकल टैटू वगैरह ये सब अलाउ कर दिए हैं, सब चीज़ें होने लगी हैं। जी। तो मैं एक बार एक्सपर्ट से बात करके फिर से मैं कोशिश करूँगा, बट मैं अभी खेलूँगा, और मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मैं बहुत खेल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जी। और इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या, मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़िटनेस, मॉडलिंग और बॉडी बिल्डिंग, इनसे जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? और आप अपने तरफ से अगर कुछ बोलना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ जितने भी हमारे यूथ हैं या जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक भी ये पहुँच पाएगा, जी। जिन लोगों को भी इस फील्ड में आना है, सबसे पहले मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा, हमारे देश में जो है एजुकेशन की बहुत कमी है। तो आप कहीं से भी हैं, कोई भी हैं, जी। रिच हैं, पुअर हैं, जो भी हैं, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी से चीज़ें करनी हैं तो साथ में पैरेलल आप पढ़ाई करते रहिए। सबसे मेन है एजुकेशन। उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है, जिस चीज़ में भी जाना है, सबसे पहले उसके लिए अपना माइंड सेट बनाइए, उसकी सारी चीज़ें फिगर आउट कीजिए, स्टडी कीजिए जी। उसके बाद ही उसमें पैर रखिए। शौक में करना, सिर्फ देखा दाखी करना, वो नॉट ए गुड आइडिया। आप कभी भी उसमें नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपने साल 2-3 साल ख़राब कर लोगे। तो आप चीज़ों को समझिए, जी। अच्छे से कीजिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी दुनिया है वेलकम करने के लिए आपके। अगर आप सही तरीके से आएंगे, सही चीज़ें करोगे, आप पैसा भी कमाओगे, फेम भी कमाओगे, सब चीज़ करोगे, बट उसका एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होगा जी। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जी जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अज़मत अली, आपके अपने फ़िटनेस कोच और जिम एरा के फाउंडर। और ये वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आएगी, और अगर गलतियां इसमें कुछ हो गई हों तो उसे आप नज़रअंदाज करें, और अगर आप लोगों को कोई फ़ीडबैक देना हो तो बिल्कुल दें, और कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ। मैं आकिब अहमद रज़ा।